Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे 26 मार्च 2024. इस लेक्चर को करने का मकसद क्या है? बेसिकली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, ये कवर करेगा आपका इंग्लिश एसे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, सोशल साइंसेस के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जनरल कैटेगरी के जो एरियाज हैं उनको ये कवर करेगा. क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी और साथ में आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डेवलप होगी इन लेक्चर्स के थ्रू. एंड अल्टीमेटली ये दो अप्रोचेस आपको हेल्पफुल रहेंगी होल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, CSS हो, PMS हो या कोई भी हो, और साथ में स्पेशली जो इंग्लिश ऐसे है वहां पर ये आपकी हेल्प करेगी. ये है जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन. इस लेक्चर के अंदर जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है जैसे 1, 2 एंड 3, ये तीन एडिटोरियल्स इस लेक्चर के अंदर आपके साथ क्या किया जाएगा, इनको डिस्कस किया जाएगा, एनालिसिस इनका किया जाएगा CSS और PMS के पर्सपेक्टिव में. बाकी जो आपका ये ओपिनियन वाला पोर्शन है इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4, ये चार जो ओपिनियंस हैं इनको भी इन द सेम मेथड जो है इनका भी एनालिसिस किया जाएगा. बट इट्स अ पेड लेक्चर. अगर आपने स्टिल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, फोकल पर्सन से रब्ता करें और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. मिलेगा क्या क्या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको PDF लिंक होगा टुडे डॉन न्यूज़पेपर का और साथ में इस लेक्चर का आप डाउनलोड कर सकते हैं. 3 इसके चैप्टर्स बन जाएंगे, 3 क्योंकि एडिटोरियल्स हैं. व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन ग्रुप आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है. और ये छोटा सा क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. जो इससे प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी मैं आंसर बता दूं. IMF के पास पाकिस्तान कितनी दफा इस दफा जब जा रहा है तो क्या नंबर होगा. 23 टाइम पाकिस्तान ने पैकेज ले लिया है IMF से और अब जो जाने वाला है वो है 24th टाइम. अब 24वीं दफा पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है पैसे लेने के लिए, एक प्रोग्राम लेने के लिए, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए. तो ये ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में आपको इसका आइडिया होना चाहिए. और दूसरा अगर इस यहां पर ही मैं बता दूं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 23 टाइम्स IMF से हो आए हैं लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं हुई. और अभी स्टिल आपका जो प्राइम मिनिस्टर आया है वो यही कह रहा है कि IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है. तो इट्स मीन कि आप 23 टाइम्स हो आए हैं और आपने स्टिल जो है उन 23 प्रोग्राम से कोई कुछ नहीं सीखा. ठीक है, कुछ भी नहीं आपने सीखा, वरना 1, 2, 3, 4 दफा इनफ होता है आपको इकोनॉमी को अगर आप ठीक करना चाहें. तो मतलब क्या है कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला, 24 टाइम भी जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बस टाइम आप लोग टपाएंगे. ठीक है, अच्छा जी, पहला आपका एडिटोरियल है सीज फायर फाइनली. इस पूरे एडिटोरियल के अंदर राइटर जो है वो क्या डिस्कस करना चाहता है बेसिकली, इसके अंदर वो सीज फायर गजा में आपको पता है अक्टूबर 7 अटैक होता है, इसराइल वाले भी रिस्पॉन्स देते हैं और गजा के अंदर अब ह्यूमन राइट्स की हो रही थी वायलेशन. और अब जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है कि सीज फायर कर दिया जाए, जंग बंदी कर दी जाए. तो जिसको क्या है 15 आपको पता है इसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं. इन 5 में से एक भी अगर कह दे नहीं तो वीटो हो जाता है. और USA ने 3 टाइम्स इसको ऑलरेडी वीटो किया है कि जंगबंदी नहीं होगी, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा. ठीक है, और अब USA एब्सेंट था और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 14 वोट्स के साथ ये फैसला हुआ है कि फलस्तीन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो इसराइल कर रहा है, जंगबंदी कर दी जाए. ठीक है, तो इसके ऊपर ये सारे का सारा आपका एडिटोरियल्स की डिस्कशन है. तो आगे इसको आप डिस्कस करते हैं. तो यही बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फाइनली अप्रूव हो जाता है मंडे वाले दिन रेजोल्यूशन के सीज फायर कर दिया जाए, ऑक्युपाइड फलस्तीन जो भी फलस्तीन के अंदर है उसको जंगबंदी कर दी जाए. अक्टूबर 7 से ये काम शुरू है जी. अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें से परमानेंट मेंबर है ये, और इसके पास वीटो की पावर है. और वीटो ये होता है कि अगर
5 परमानेंट है, एक भी कह दे कि ये काम नहीं करना तो वो काम नहीं होगा। दैट इज वीटो पावर। और यूएसए ने इस वीटो पावर को इस्तेमाल किया है, और जब से जंग लगी है 3 टाइम्स यूएसए ने, जब वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश किया गया कि जनाब इसराइल क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, इनोसेंट लोगों को कत्ले आम कर रहा है, तो लिहाजा जंगबंदी कर दी जाए। तो 3 दफा ये रेजोल्यूशन गया और तीनों दफा यूएसए ने इसको वीटो कर दिया कि नहीं, जंगबंदी की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, जो भी उसने कहा। तो ये थी मामला, और इस वजह से अभी तक जो है जंग बंद ना हो सकी। और अब यूएसए ने क्यों, अब आप लोगों ने देखना है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसे ही कहते हैं कि अब यूएसए ऐसे क्यों कर रहा है। हम लोगों ने जो प्रीवियस डे ओपिनियन डिस्कस किया था उसके अंदर भी बताया था मैंने आपको कि किस तरह से जो यूएसए है, जिसके अंदर हमने वो टिकटॉक की बात की थी, और जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि टिकटॉक को बैन किया जा रहा है फलस्तीन की वजह से। वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएसए की नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इसराइल की डिस्कशन थी उसके अंदर। तो वही बात है यहाँ पर है। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या है बेसिकली, चलो मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि हर बच्चे के पास ओपिनियन नहीं है। अब यहाँ पर ये है क्यों, अब क्या मसला हुआ है, अब चौथी दफा क्यों ये यूएसए ने कहा है कि ठीक है एब्सेंट हो गया वहां से, और उसकी रीजन है इलेक्शंस ईयर। अब यूएसए के अंदर होने जा रहा है इलेक्शन, ठीक हो गया, और इस इलेक्शन की वजह से अब क्या हो रहा है, विशिंगटन ने डिसाइड किया है कि वो एब्सेंट हो जाए वहां से, और रेजोल्यूशन के क्या किया उसने, रेजोल्यूशन जो है उसको पास होने दिया है। और अब तक क्या हो चुका है, 32,000 जो है फलस्तीनियों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और इलेक्शंस में क्यों वो कह रहा है जी, जो मेन बात है यहाँ पर डिस्कस करने वाली, जो आर्गुमेंट बिल्डिंग है या क्रिटिकल अप्रोच आप कह सकते हैं, वो ये है, इलेक्शंस होने वाला है, इलेक्शंस में जो है यंग यंग लोग जो अमेरिका के हैं, बच्चे हैं, वो जो बाइडन की जो सपोर्ट कर रहा है वो इसराइल को, उसके अगेंस्ट हैं। वहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटी है वो भी इसके अगेंस्ट है, तो इसको नज़र आ रहा है कि मुझे इलेक्शंस में मैं हार जाऊंगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसने अब जो है सीज फायर में क्या किया है, कोई टांग नहीं अड़ाई। ठीक हो गया जी, ये है बेसिकली इनका। अगर इलेक्शंस ना होते तो यूएसए ने कभी भी जो है सीज फायर जो है उसके हक में नहीं होना था और इसको वीटो करना था। अब यूएसए वीटो क्यों करता है, उसको प्रॉब्लम क्या है इससे, उसकी फिर एक नई आगे स्टोरी है कि जो यूएसए के अंदर इसराइल की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। और यहां तक जिस तरह मैंने फिर वही एग्जांपल देता हूं कि हमने वो टिकटॉक वाले जो सीन के अंदर देखा कि यूएसए की जो लेजिस्लेशन है वहां पर इसराइल का बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इसराइल की जो लॉबी है वो यूएसए के अंदर जो कवानीन बनते हैं, कौन पावर में आएगा कौन पावर में नहीं आएगा, दे डिसाइड इट, और उनका अच्छा खासा इसके अंदर रोल है। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान में हुआ कि मैं जिस तरह अब इमरान खान ने कहा कि मुझे यूएसए वालों ने जो है वो साइफर केस है वो गलत है, ये सही है, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। मैं अगर सिंपल आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कंसीडर कर लें वो ठीक था, तो यूएसए ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको क्या किया, तोड़ दिया, और अपनी मर्जी के बंदे पीडीएम में लाकर खड़े कर दिए। इन द सेम फैशन इसराइल की जो है इतनी स्ट्रेंथ है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो यूएसए के अंदर जो लेजिस्लेशन हो रही है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर यूएसए क्या करता है, उसको माननी पड़ती है इसराइल की। और भी काफी ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं, और बहुत ज्यादा डिबेट है, लेकिन हम यहां तक ही रहेंगे, फिर वक्त के साथ साथ जब टॉपिक आएगा तो उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो अब बेसिकली ये हुआ है कि सीज फायर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास कर दिया रेजोल्यूशन के जंगबंदी कर दी जाए। अब इससे क्या होगा, इससे जो वहां पर लोग हैं उनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, मेडिकल एड मिलेगी, वहां पर जो लोग हैं उनको ये सारी सहूलतें क्या होंगी, प्रोवाइड होंगी, ठीक है। आगे वहां पर आपको पता है, आप कह तो पढ़ चुका है तकरीबन, बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, बच्चे जो हैं उनको साइकोलॉजिकली बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं, सिर्फ मेडिकली नहीं, जख्मी भी हैं, और देखें अपने उनके वालिदैन उनके सामने मर रहे हैं, उनके अबाउजदाद उनके सामने मर रहे हैं, उनके बहन भाई उनके सामने मर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के जहन के ऊपर साइकोलॉजिकली एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अब बच्चों को साइकोलॉजिकली टेंशन की भी वहां पर जरूरत है। अब ये चीजें तो होगी, तो अब क्या जस्टिस हो सकेगा, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर साउथ अफ्रीका ने जो केस है पुट अप किया था इसराइल के इस ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, के इसराइल को क्या किया जाए,
इसराइल, उन्होंने कहा था कि इसराइल एक तो जंगबंदी करे और दूसरा जो नेतन्याहू है इसको क्या किया जाए, सजा दी जाए जो इसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। अब ये काम हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, ये तो बात की बात है। अगर होगा भी तो बड़े साल इसको लग जाएंगे। और साथ में अब क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन अभी पास हुआ है कि जंगबंदी कर दे, इसराइल इसको मानता है ये नहीं मानता, अब ये भी क्वेश्चन आ गया है, ये भी देखना पड़ेगा। बहरहाल ये चीजें हैं। आपको जो इसके अंदर डिस्कशन थी वो यही थी कि फलस्तीन का इशू है मेन का, आपका यूनाइटेड नेशंस ने क्या रोल अदा किया। अब अगर पेपर पर्सपेक्टिव में इसको डिबेट करूं, इसके ऊपर ये बातें करूं, तो फलस्तीन का मेन इशू आपके सामने, आपको पता है अक्टूबर 7 से क्या स्टोरी चल रही है, वहां पर किस तरह से तबाही हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने क्या रोल अदा किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या रोल किया, वीटो की वजह से कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ स्टेटमेंट्स दी। यूएसए ने रोल क्या दिया, प्योरली जो है उसने इसराइल को सपोर्ट किया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाय वेस्टर्न, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान गरीब मुल्क, मांगने वाला, कुछ नहीं कर सकता, स्टेटमेंट तक नहीं दे सका। मुस्लिम वर्ल्ड सारी की सारी जो है वो हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुके हैं, वो खुद डरी पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है जी, बड़ी उसकी इकोनॉमी है, क्या किया, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको खुद अपनी है, उनको पता है हमारा खुद खिलाफा सिस्टम है, हम खुद कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अगर हम क्या करेंगे, कोई बात बुलंद करेंगे, कुछ बातें करेंगे इसराइल के खिलाफ, या कोई हम ऐसा एक्शन लेंगे, तो कल को क्या होगा, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी के नारे लगने शुरू हो जाएंगे और हमारी जो सीट है वो भी जाती रहेगी। तो अपनी सीट से सारे चिपके पड़े हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड ने भी कुछ नहीं किया, सारे खामोश हैं। ओआईसी फारग है, बातें हैं जितनी मर्जी कर लें, स्टेटमेंट दे देते हैं, खाना खा लेते हैं, नथिंग एल्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ भी नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए ये कुछ नहीं है। साउथ अफ्रीका ने वहां पर केस जो है वो पुटअप किया हुआ है, लेकिन वहां पर जो हमने जब ये केस पुटअप किया गया, तो वहां पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो इनकी एक जज है उसका तल्लक कहां से था, वो भी बिलोंग कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी किसको, इसराइल को। और वहां पर भी इसराइल की लॉबी हमको देखने में मिली। तो यानी कि ओवरऑल यही है, ये है मेन वर्ल्ड आपकी। और इस मेन वर्ल्ड के अंदर सिर्फ ये एक बंदा जो है गरीब है, फलस्तीन गरीब है, और ये सारे के सारे जो हैं ये अमीर हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। पाकिस्तान भी गरीब है, लेकिन जो जो न्यूक्लियर पावर है इसकी बात हो जाती है बीच में, अगर न्यूक्लियर पावर ना हो तो इसकी भी बात कोई ना करे। ठीक है, तो ये एक गरीब है, इसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और ये सारे के सारे क्यों बनाए गए, यूनाइटेड नेशंस का क्या काम है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकना, जंग को रोकना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी यही काम है, यूएसए सुपर पावर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड का क्या काम है, यही है। ओआईसी का काम यही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इन सब का यही काम है कि दुनिया में कहां भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो क्या करना है, उसको रोकना है, इंसाफ देना है, जंग नहीं होने देनी। एंड दे आर फेल, टोटली फेल, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ स्टेटमेंट्स ही दी हैं। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, जिसको बिल्कुल साफ और शफाफ और क्लैरिटी होती है, ये वही है बिल्कुल। अगर करेक्ट टू द पॉइंट बात करूं ना, सिर्फ टू द पॉइंट एक जुमले के अंदर, तो ये जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेशर कुकर है, जिस सादा अल्फाज में आप कह रहे हैं। यहां पर दुनिया इकट्ठी होती है, अपनी बातें करती है और चली जाती है। एक्शंस कौन कर रहा है, इसराइल एक्शन कर रहा है ना, नजर आ रहा है पूरी दुनिया को। और आपका यूएसए क्या कर रहा है, एक्शंस कर रहा है ना। अफगानिस्तान में उसने एक्शन दिखाया, इराक के अंदर उसने एक्शन दिखाया, वियतनाम के अंदर उसने एक्शन दिखाया, अभी वो हुतीस को यमन के अंदर बम मार रहा है, एक्शन दिखा रहा है। दे आर प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट पुटिंग स्टेटमेंट्स, हम सिर्फ स्टेटमेंट्स देते हैं, बातें करते हैं, और बाद में मुसलमानों की तो वैसे ही हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो फिर उनको शर्म भी नहीं आती अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए कि या अल्लाह इसराइल को क्या कर दे, निस्तो नबूद कर दे। तो अल्लाह ताला नहीं करना है तो हमारा यहाँ पर क्या काम है। बहरहाल ये चीजें जो है वो फिर डिबेट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी और उसकी डिमेंशन चेंज हो जाएगी, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन फिलहाल आपके जो पेपर पर्सपेक्टिव में है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको यूएनओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसए का रोल, ओआईसी का रोल, मुस्लिम वर्ल्ड का रोल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, मलाला यूसुफजई जो क्या उसका नाम है, मलाला ही आई थिंक सो, वो जो बाजी ह्यूमन राइट्स की बनी पड़ी है, और ये दूसरी जो है और बड़ी जो आ जाती हैं। ठीक है, और अभी और 8 मार्च तो क्या था, 8 मार्च क्या है जी, वुमेन्स डे है। वुमेन्स के बारे में तो क्या जो फलस्तीन में रहती हैं, दे आर नॉट वुमेन्स,
उनके जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनको कोई उनका वो मूवमेंट्स नहीं है। तो दैट इज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। डबल स्टैंडर्ड यही है, ठीक है, कि जब किसी अमीर को कुछ होता है तो ये दुनिया चीखती है, लेकिन जब किसी गरीब के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो कोई नहीं बोलता। यूक्रेन के अंदर जब ह्यूमन राइट्स रिलेशन की वायलेशन हुई रशिया ने की, तो पूरे का पूरा वेस्टर्न मीडिया बोलना शुरू हो गया। कश्मीर के अंदर हो रही है पर कोई नहीं बोल रहा, बिकॉज दे नीड इंडिया फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो जस्ट लाइक दिस, दैट इज द रियल वर्ल्ड। अफगान रिटर्न, ये क्या है इस एडिटोरियल के अंदर, क्या है इस एडिटोरियल के अंदर, सिंपल है, वो ये बात करना चाह रहा है बेसिकली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था अपनी सिक्योरिटी को लेकर। जब ये गेम शुरू हुई थी नवंबर के अंदर, उस वक्त भी हमने काफी ओपिनियंस भी डिस्कस किए थे इसके ऊपर, एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए थे। होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर होते हैं टेररिस्ट अटैक, और जब से तालिबान पावर में आए हैं 15 अगस्त आई थिंक सो 2021 या 2022, ठीक है, तालिबान आ जाते हैं पावर में, और उसके बाद से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वो काफी एक्टिव हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में होते हैं टेररिस्ट अटैक और साथ में सुसाइड अटैक। और जो सुसाइड अटैक होते हैं उनमें से अगर 12 अटैक हुए हैं तो उनमें से 9 बंदे जो हैं वो उनका तल्लक अफगानिस्तान से था। इस चीज को देखकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए ये स्टेप लिया। उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी कि जो भी अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं, जो माइग्रेशन करके आए हैं, इलीगल रहते हैं, उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम दिया और लोग वापस गए भी। अब वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब दूसरा जो है, दूसरा आप कह लें कि फेज शुरू है। अब दोबारा से गवर्नमेंट कह रही है कि हम फिर इसको वापस भेजेंगे। सो दैट इज द मेन बात, डिबेट जो इसके अंदर वो करता है, तो अफगान रिटर्न की बात करता है। इलीगल अफगान जो है थे, आए थे पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे वाहिद कंट्री है, सबसे नंबर 1 पर आता है रिफ्यूजी को पनाह देने के सिलसिले में। और जब भी अफगानिस्तान में कोई जंग लगी है, ये नहीं कि अब, पहले भी जब भी अफगानिस्तान में कोई मसला मसैल होता था तो बिंग मुस्लिम ब्रदर्स हम लोग इनको सपोर्ट करते थे, और अफगानी जो है वो पाकिस्तान में माइग्रेट करके आ जाते थे और यहाँ पर रहते थे, और कई नस्लों से यहाँ पर ये रह रहे हैं। ठीक हो गया। तो सेकंड फेज जो है अब शुरू होने वाला है, और इसमें 8,80,000 डॉक्यूमेंटेड अफगान हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूद हैं। फर्स्ट फेज में तकरीबन 5 लाख अफगानी जो हैं वो वापस गए, ठीक है। और वैसे भी वो कहता है कि 100 डे जो प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग प्लान है उसके अंदर यही है कि जो अफगान सिटीजन है जिनके पास कार्ड होल्डर्स है उनका डाटा कलेक्ट किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। फर्स्ट रिपेट्रिएशन ड्राइव, जो रिपेट्रिएशन होता है बेसिकली किसी को वापस भेजना, ठीक है। तो फर्स्ट रिपेट्रिएशन जो ड्राइव थी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जल्दी जल्दी सारा कुछ होता है। तो उसमें जो अफगान थे उनके बारे में काफी बातें भी हुई कि उनके राइट्स की आप लोग वायलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में एक तो जलजला आया हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से काफी तबाही हुई थी। दूसरा, वहां पर उनकी इकोनॉमी के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट। और तीसरा, वो कहते थे अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सख्त है, तो आप इन लोगों को वहां पर भेजने का मतलब है कि आप लोग इनका क्या कर रहे हैं, इनके राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, दुनिया ये कह रही थी। बहरहाल इकोनॉमी का चैलेंज। और यहाँ पर एक और चीज भी बता दूं कि जब अमेरिका वाले गए हैं अफगानिस्तान से, तो वहां से कुछ लोग वो वाले जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस का साथ दिया उनको तालिबान पकड़ पकड़ के मार रहे थे। तो वो लोग क्या किया, वहां से निकल कर वो आगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और यहाँ पर वो रह रहे थे। और उनके साथ पाकिस्तान के साथ ये कमिटमेंट थी कि इन लोगों को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन उनको शिफ्ट नहीं किया, ठीक है ना। वहां पर ये कैंप्स में रह रहे थे। लेकिन जब ये ड्राइव, फर्स्ट ड्राइव शुरू होती है कि इनको वापस भेजा जाए, तो तब तकरीबन 400 के करीब ये वाले लोग जिन्होंने नेटो फोर्सेस को, अमेरिका को सपोर्ट किया था अफगान वार के अंदर, अफगानी जो थे, इनको यहाँ से फिर जहाज के थ्रू लंदन भेजा गया या यूरोप वगैरह में भेज दिया गया। बाकी जो है वो वापस चले गए। अब यहाँ से वो यही बात करता है कि जब वो वापस गए हैं उनको इकोनॉमी के बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और इसको लोगों को वापस भेजने में क्या है, वापस भेजने से ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से क्या होंगे, डिस्टर्ब हुए भी थे और अब दोबारा होंगे। क्योंकि अब जो है कहता है पहली दफा तो जो था जल्दी जल्दी काम हुआ था, लेकिन अब हम लोग आराम से करेंगे और देखभाल कर करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो रहते हैं। अब इससे क्या होगा,
इससे ये होगा, आपका जो मेन टॉपिक रहेगा अगर पेपर पर्सपेक्टिव में बात करूं, पाक अफगान टाइज, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, आपको आपका पाकिस्तान अफेयर्स का जो तो आई थिंक सो वहां पर भी आपका है, या करंट अफेयर्स के अंदर भी आपका टॉपिक है, नेबर्स के साथ आपके जो रिलेशंस हैं, ठीक है। तो नेबर्स में अफगानिस्तान आता है, तो रिलेशंस कैसे हैं, डिस्टर्ब होंगे। अब डिस्टर्ब क्यों होंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनको वापस भेज रहा है, उनके पास पहले गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तान वापस क्यों भेज रहा है, टेररिज्म की वजह से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से, और टीएलपी, अब यहाँ पर टीएलपी सॉरी नहीं आएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आएगा, टीटीपी। एंड सॉरी टू से अगर मैंने पीछे भी इसको जो है कोई वर्ड ऐसा तो नहीं मेंशन किया जी, तो यहाँ पर जो है टीटीपी टीएलपी नहीं आएगा, ये आएगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो जो है टेररिस्ट अटैक कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और इसके लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कई दफा कहा है कि जनाब ये लोग ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो लिहाजा इनको क्या किया जाए, आप लोग इनको बैन करें। क्यों, क्योंकि ये आपकी सरजमीन अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो लिहाजा इनको आप लोग रोकें। लेकिन जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान को कोई इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मिलती है, ठीक है। और आइडियोलॉजी इसलिए भी मिलती है क्योंकि जब 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जंग लगी हुई थी, तो अफगानिस्तान के जो तालिबान थे वो पाकिस्तान में रहते थे, और आपको पता है पाकिस्तान की फोर्सेस भी उनको सपोर्ट करती थी। क्यों करती थी वो एक अलग से लंबी स्टोरी है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल उस वक्त ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने उनकी उनकी देखभाल की, और अब जब अफगानिस्तान में उनकी गवर्नमेंट आ गई है तो अब वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो इन सेम फैशन ये चल रहा है। अब ये जो टीटीपी वाले क्यों अटैक करते हैं पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर, अब ये भी चाहते हैं कि हम लोग क्या बनाएं, खिलाफत सिस्टम लगाएं और इस तरह की बातें करते हैं। अब इन टेररिस्ट अटैक का, टेररिज्म का जो पाक अफगान टाइज भी खराब हो रहे हैं, और इसका डायरेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है इम्पैक्ट हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी भाई, जब तक आपकी जो टेररिज्म से नहीं निकलते, लड़ाई झगड़े से नहीं निकलते, कोई भी आपके मुल्क में आकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाने वाला। ये सी पैक भी पता नहीं उन्होंने कैसे लगा दिया, और इसको भी सिक्योरिटी का थ्रेट ही रहता है। तो मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो क्या है, सिक्योरिटी, पीस। और पीस तब आता है जब इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो आपकी इकोनॉमी जो है इससे डिस्टर्ब हो रही है। प्लान्स एंड प्लान्स, प्लेन्स एंड प्लान्स, इसमें बात क्या करता है, इस सारे आपके एडिटोरियल के अंदर सीधी सी बात है जी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए करने की बात की जा रही है। और इसमें देखें जी, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट के पास स्टेट जिन इंटरप्राइजेस को ऑन कर रही है उनमें एक है पीआईए, ठीक है। इसको अब क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन। और इसकी प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट को थोड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कैसे, एक पॉजिटिव चीज नजर आई वो ये है कि फ्लाइट्स टू बर्तानिया ओपन हो गई है, इसके लिए ये थोड़े दिनों तक ओपन हो जाएगी। यानी कि पीआईए की फ्लाइट्स पाकिस्तान से सीधा बर्तानिया या यूरोप में लैंड करेगी। पहले ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था वो आगे बताता हूँ। पहले आप लोग यहाँ से जाते थे मिडल ईस्ट वगैरह में स्टे करते थे, वहां से दूसरे जहाज में बैठते थे और फिर आप जाते थे बर्तानिया, सीधा बर्तानिया नहीं जाते थे। लेकिन अब जो है डिबेट हुई है थोड़े दिन पहले, तो थोड़े दिनों तक ये ओपन हो जाएगी फ्लाइट्स। तो आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसके जहाज यहाँ से उड़ेंगे और सीधा बर्तानिया में लैंड करेंगे, ये एक रूट इनको मिल जाएगा। और अब जो कि प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं पीआईए को, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल आया है। इससे क्या है, इनको इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो ये है इसकी बात जो इसके अंदर वो करना चाह रहा है। कहता क्या है पीआईए, अब यहां पर क्या है, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की बात है, ठीक है, पीआईए की बात है। क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्या है, नुकसान में जा रही है जी, बिल्कुल नुकसान में जा रही है। इंटरनल मिसमैनेजमेंट है, पुअर इन फ्लाइट एक्सपीरियंस है इसका, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, लॉसेस बिलियन रुपीज के हर साल ये करती है। और प्राइम मिनिस्टर जो है अब उसने टाइमलाइन सेट कर दी है कि पीआईए को क्या किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। अब इस टाइमलाइन के अंदर अब यहाँ पर आपको समझ आ गई कि प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन इसकी इसलिए की जाए, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी इंटरप्राइजेस को उस वक्त प्राइवेटाइज करती है जब वो फायदा नहीं देती, जब वो नुकसान में जा रही होती है। आपकी जो पीटीसीएल थी आपके नुकसान में जा रही थी, आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, और अब आप देख लें सारे आप पीटीसीएल का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पीटीसीएल अब पॉजिटिव में आ गई ना, अब वो ग्रो कर रही है।
इन द सेम फैशन, और अब आपने एक और भी न्यूज़ सुनी होगी कि पीटीसीएल जो है वो टेलीनॉर जो है उसको परचेज करने जा रही है, टेलीनॉर जो है वो पीटीसीएल जो है उसको परचेज कर लेगा, तो वो और ज्यादा ग्रो कर देगी। तो ये चीजें जो है पब्लिक सेक्टर में नहीं आपको मिलती। बहरहाल तो ये उस वक्त नुकसान में जा रही थी, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। इसी तरह से पीआईए नुकसान में जा रही है, गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, और हमने इसके ऊपर डिबेट भी की हुई है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर, किस तरह से ये इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर साल बिलियंस ऑफ रुपीज जो है इनको चलाने में लगते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में तो है नहीं, नुकसान में है। तो इसका एक ही हल है, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और इसलिए इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक अच्छी खबर ये है कि पीआईए की जो फ्लाइट्स जो बरतानिया जा रही थी वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी कुछ वीक्स तक या कुछ महीनों तक। इससे क्या होगा, आप सीधा जो है फ्लाई कर सकेंगे यूरोप, और इससे जो है पीआईए एक अट्रैक्टिव बन जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इसके ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि उनको खींचेगी उनको अपनी तरफ कि हाँ जी, जाहिर है प्राइवेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो करवाएंगे। अब ये बैन क्यों किया गया था इसको? पहले बैन इसलिए किया गया था इसको यूरोप को कि ये पीके एयर 303 जो है 2020 के अंदर क्रैश हो जाता है, तो इस वजह से इसको बैन किया गया था। तो ये इसके अंदर वो बताता है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर इसको डिस्कस करूं तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआई की हमने बात की, फ्लाइट टू बरतानिया पॉजिटिव चीज हमारे सामने आई। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि वेस्टेज हो रहा है, रिसोर्सेज को वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो वेस्टेज का मतलब क्या है? बर्डन है इकोनॉमी के ऊपर। तो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज जितनी भी हैं, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, तो इनके बारे में यही कहा जा रहा है क्योंकि ये इंटरप्राइजेज ऐसी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि ये हर साल आपको गवर्नमेंट को पल्ले से अपने से देने पड़ते हैं, पैसे इनके ऊपर लगाने पड़ते हैं इसको चलाने के लिए, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज नहीं है। तो लिहाजा सोल्यूशन ये है कि ये जितनी भी नुकसान में जा रही हैं, लॉस के अंदर इंटरप्राइजेज जा रही है, इनको कर दो प्राइवेटाइज। अगर ये कुछ कमा के नहीं दे रही तो ना दें, कम से कम इनके ऊपर तो ना खर्चा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पैसा है नहीं। गवर्नमेंट ने कहां से लेना है? आईएमएफ से कर्जा लेना है। तो आईएमएफ से आप लोग कर्ज लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, और उस कर्जे से आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चला रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे को चला रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल को चला रहे हैं। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो इसका बहुत उन्होंने कोशिश की कि इनको क्या किया जाए, सही कर लिया जाए। कई दफा इसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट भी की, कई प्लान्स बनाए, कई रिफॉर्म्स भी की, बट स्टिल दे गवर्नमेंट इज फेल। स्टेट फेल हो चुकी, स्टेट से नहीं हुआ। तो अब स्टेट के पास एक ही सोल्यूशन है। व्हाट इज द सोल्यूशन? प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। और ये है इसकी स्टोरी। अब आप अगर पेपर में जाते हैं तो आप पेपर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम्स है, बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़ी लंबी लिस्ट है, उनमें से एक आप ये ऐड कर लें। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम्स आप बता सकते हैं कि जनाब स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है। कैसे बर्डन है? आप एग्जांपल दे सकते हैं पीआईए की, पाकिस्तान रेलवे की, पाकिस्तान स्टील मिल की, कि जनाब ये ऐसी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं जिनको चलाने के लिए पाकिस्तान की स्टेट को हर साल बिलियन ऑफ रुपीज अपने पल्ले से लगाने पड़ते हैं, लॉस में जाती हैं। तो ये क्या है? पाकिस्तान का रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही की काजेज में आप इनका किरदार जो है वो लिख सकते हैं। सजेशंस में आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज, और उसके अंदर आप कह सकते हैं हर वो इंटरप्राइजेज जो स्टेट ऑन कर रही है और वो लॉस में जा रही है, उसको प्राइवेटाइज कर दो, एंड दैट्स इट। उससे क्या होगा? आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो है बर्डन जो है वो बच जाएगा, आप जो रिसोर्सेज है उनको किसी अच्छी जगह पे लगा सकेंगे, और आप पाकिस्तान तरक्की करेगा। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सादी सी बात है। और पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बार बार इसलिए बात की जाती है कि ये तीन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ऐसी हैं कि इनका डाटा अवेलेबल है। हमने जो फॉरेन आपके जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का पूरा ओपिनियन डिस्कस किया था, जिसके अंदर पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डाटा था कि हर एक को कितना कितना पैसा गवर्नमेंट को पल्ले से देना पड़ रहा है। सो लिहाजा आपके इस आर्गूमेंट को कोई बंदा रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इस चीज को कह सकते हैं, जनरल कैटेगरी के आप इसको लिख सकते हैं। सो ये थे आपके जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स। बाकी इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।